देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे थे। जो भी डाउट क्वेश्चन है हम आज डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड का। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मैथ का। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है कि दो नंबर दिया हुआ है एक्स वाई का प्रोडक्ट दिया हुआ है 180, एसीएफ दिया हुआ है 3, एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई में एसीएफ। तो जो भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर है उसको आप किसे डिवाइड कर दो, उसी का सेकंड वाला तो आसान सा है, उसको बना लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3। मतलब कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका 3x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ जीरो दिया हुआ है आपका 3। तो सम ऑफ जीरो मान लें कि जीरो को हम अल्फ़ा बीटा मानते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरो मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3। और सम ऑफ जीरो हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x², यही ना होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस k, और बाई में कॉफिशिएंट ऑफ x², 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया k, 3 3 जा 9। तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर फिर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y for what value of k the pair of linear equation 3x plus y equals to 3, 6x plus ky equals to 8 does not have a solution। not have solution तो एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a1 by a2 equals to b1 by b2, a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 और इक्वल हो c1 by c2, ठीक है। तो आप पहले a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 ही कर दीजिए। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस y इक्वल टू 3 और दूसरा है 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8, है ना। बोला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब a1 x1 का x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a1 हो गया 3 और a2 हो गया 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बाई 6 इक्वल्स टू 1 बाई k, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k इक्वल टू 6, k का मतलब हो गया k, 6 बाई 3 2, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ अ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500। 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट कितना है 1500 है, एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो मान लेंगे कि लेट, यहां पे ऐसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ चेयर x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ टेबल y मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ चेयर x मानते हैं, कॉस्ट ऑफ टेबल y मानते हैं। अब कह रहा है कितना चेयर है, 3 चेयर। तो 3 चेयर का कॉस्ट कितना हो गया 3x और एक टेबल y
इक्वल्स टू दिया हुआ है 1500 और दूसरा दिया हुआ है 6 शेयर, तो 6x प्लस y 2400। ठीक। सिमिलर में अगला क्वेश्चन है आपका विच टर्म, मतलब इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है 27, 24, 21 ... बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। मान लीजिए कि nth टर्म, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tn इक्वल टू 0। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ a का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? n हमको निकालना है और डिफरेंस हो गया -3। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस निकालना होगा तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस n माइनस 1 और d कितना -3 इक्वल्स टू 0। ठीक। जब भी तुमको n निकालना हो तो ये दो काम कर सकते हो, या तो 27 को पहले उधर भेज दो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे n माइनस 1 -3 इक्वल्स टू 27, प्लस है तो इधर आ गया तो -27। तो n माइनस 1 -3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में -27 -3 कट क्या हो गया 9। तो n बराबर 9 प्लस 1 10, मतलब कि 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 0। मतलब इसको अगर बढ़ते जाओगे तो इसका जो 10 टर्म होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी में और करके क्वेश्चन है, और करके में क्वेश्चन है कि d दिया हुआ है आपका -4, n दिया हुआ है 7, an का मतलब होता है tn, nth टर्म दिया हुआ है 4, फाइंड a। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, देखो an का मतलब ये जो tn का फॉर्मूला रखे हैं ना, यही an है। an आपका दिया हुआ है 4, तो फॉर्मूला क्या रखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे a का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, निकालना है। n का वैल्यू दिया हुआ है 7 -1 और d दिया हुआ है आपका -4 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आएगा a 6 -4 4, a -24 4, a इक्वल्स टू 4 प्लस 24, a इक्वल्स टू 28। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 हैज इक्वल रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो नेचर ऑफ रूट्स बताया जा चुका है कि दो तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल में दो तरह होता है, रियल एंड इक्वल, रियल और अनइक्वल।
रियल और इक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल therefore डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² 4ac 0। फिर यहाँ b का वैल्यू हो गया 6k का स्क्वायर 4a हो गया मेरा 9 और c हो गया मेरा 4 इक्वल्स टू 0। ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा 36k² माइनस 144 इक्वल्स टू, फिर यहां से हम 36 कॉमन ले लें, 36 ले ले, ठीक है ना। अब 36 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा k² माइनस 4। या तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन लेने का मन हो, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 36k² 144, तो k² इक्वल्स टू हो गया 144 बाई 36 कट के आ गया 4, तो k का वैल्यू आ गया √4 और √4 का वैल्यू हो गया मतलब प्लस माइनस 2। मतलब k का वैल्यू आप प्लस माइनस 2, रूट में जो भी वैल्यू आएगा तो दोनों लेना है, प्लस में भी लेना है और मतलब k का वैल्यू +2 भी होगा और -2 भी होगा। इसी को अगर तुम फैक्टराइज करते, देखो यहाँ पे जो कर रहे थे ना, तो अगर हम 36 कॉमन ले लेते तो यहाँ पर आता है k² माइनस 4 इक्वल्स टू कितना, ये 36 उधर जाके 0 हो जाता है, तो फिर आपके पास बचता है k² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग लिखते हैं k² माइनस 2² इक्वल्स टू कितना 0। फिर इसको लिखते हैं k माइनस 2 और k इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू 2 हो गया। और k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेगा तो k का वैल्यू -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10। इसका रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, और सबसे सिंपल तो फैक्टराइजेशन है, तो हम इसका रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x² 7x इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं, ये कितना है 2 नंबर लो, ऐड करके 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे x² 5x प्लस 2x प्लस 10 0 होगा ना। इसका मतलब यहाँ से लिखेंगे x, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस, और फिर यहाँ से 2 लेंगे x प्लस, फिर यहाँ से आएगा x प्लस और x प्लस 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -2। 2 वैल्यू आ गया, 2 0 आया, x का वैल्यू -5 और x का वैल्यू -2। सिमिलर वे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर उसी का और है 7 का, कि 30a x² माइनस 6x प्लस a का क्या वैल्यू लें
ताकि उसका कोई रियल रूट्स नहीं हो। तो रियल रूट्स कब नहीं होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो रियल रूट्स नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको बनाना भी है तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 30 ax² माइनस 6x लिखेंगे सिंस 8 हैज नो रियल रूट्स therefore discriminant less than मतलब b² 4ac लेस देन 0। b² मतलब क्या हो गया? -6 का स्क्वायर 4, a कितना है? 30, a और c तो मेरा 1 ही है, 0। मतलब यहाँ से हो गया 36 माइनस 120 a 0 36, इसको उधर ले जाते हैं 120 a, तो इसका मतलब a बराबर कितना हो गया? 36/120। 12 से काट देते हैं 3/10। अगर a का वैल्यू 3/10 से ग्रेटर होता है, अगर a का वैल्यू 3/10 से ग्रेटर होता है तो यहाँ पर रियल रूट्स नहीं आएगा इसमें, समझे? तो a का वैल्यू कितना हुआ? 3/10, ग्रेटर देन 3/10। ग्रेटर देन 3/10 कुछ भी हो सकता है, समझे? बस ये लिखेंगे कि a का वैल्यू कितना होगा? ग्रेटर देन 3/10। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट भी है किसी को? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट अगर आप लिखिएगा तो PQ आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। पहले हम आपको फिगर बना देते हैं। मान लिया रफली एक बना देते हैं ऐसे ही। ठीक है, रफ है, छोड़ दिए। ये दिया हुआ P, यहां पे है Q और यहां पे है R, M और L और यहां पे N। हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह का अगर कोई फिगर हो तो ये जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है PLM, पेरीमीटर ऑफ PLM डबल होता है PQ का या PR का। हमेशा अगर यही फिगर को हम इस तरीके से बना दें, ऐसा सर्कल जब हम बताए होंगे तो आपको प्रूफ करके भी दिखाए होंगे, ऐसे रहेगा, समझिए? फिर ये ट्रायंगल बना ना, मान लेगा अगर थोड़ा देर के लिए ये A है, ये B है, ये C है, मान लीजिए P है, ये Q है और ये मान लो थोड़ा देर के लिए R है। तो ट्रायंगल APQ का जो पेरीमीटर होगा, APQ का पेरीमीटर AB का डबल होगा या AC का डबल होगा। प्रूफ आएगा, प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन अभी आपको याद क्या रखना है कि जस्ट डबल होता है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो दिया हुआ PQ बराबर 28 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ PLM, PLM कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। तो आप यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो इसको हम प्रूव भी करेंगे।
लेकिन अभी चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट याद क्या रखना है कि पेरीमीटर ट्रायंगल PLM इक्वल्स टू 2 इंटू PQ मतलब 2 इंटू 20 56 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, if two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter then the length of each tangent। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर दें। देखिए सर्कल है, दो टेंजेंट है, ठीक। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60। तो दिया हुआ है कि इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड 60 डिग्री ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे मान लिया सेंटर लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ टेंजेंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो कितना डिग्री बनता है? 90। ये भी कितना बनेगा? 90। ये दिया हुआ है आपका 3 सेंटी, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अगर हम यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिए ना, ये एंगल कितना डिग्री होगा? चूंकि ये पूरा 60 है तो ये एंगल कितना हुआ? 30। अब एक या देखिए ये भी 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना हुआ? अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। अगर चलिए इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, ABCO, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनस हुआ। एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है ट्रायंगल का, बेस हमको, तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रिलेशन बनता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan। तो हम लोग लिखेंगे tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? OC बाय में कितना? AC। अगर AC निकाले तो फिर AB कितना होगा? तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो जितना AB का लेंथ होगा उतना ही AC का, तो AC निकाल लेंगे वही उसका भी हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। OC दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, AC हमको निकालना है, AC ही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो फिर AC बराबर कितना हो गया? 3 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो आप 3 इंटू 1.732 6 9 21 और यहाँ से हो गया 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट आपका आएगा 5.196 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। क्लियर? 9 में और करके भी एक क्वेश्चन है, 9 में और करके भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम पढ़ देते हैं। PQ is the tangent to a circle with a center O at a point P. If OPQ is an isosceles triangle, then find OQP। ठीक है, देखो इसको इरेज कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम बता रहे हैं 9 का, और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिगर यही रहने देते हैं।
अब ऐसे कह रहा है कि पी क्यू इज अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद दिया हुआ है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, ओ क्यू पी आइसोसेलस ट्रायंगल है। देन फाइंड द ओ क्यू पी। अच्छा, इसको ऐसे लेना है, क्यू लोगे, पी लोगे, पी पे टेंजेंट है ना, तो ऐसे ले लेंगे। फिर से पढ़ देते हैं, पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ एट अ पॉइंट पी, पी पे ही टेंजेंट है, ठीक, इसकी कोई पता नहीं है हमको। अब यहाँ पे दिया हुआ कि आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब देखो ये 90 डिग्री होता है, तो ये तो पता है कि ये मेरा हाइपोटेनस होगा, और उसके बाद जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलस है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस हो सकता है कब, जब उसका अदर टू साइड्स इक्वल हो। तो इसका मतलब हुआ कि OP और PQ आपस में क्या हो, इक्वल। ये अगर 90 डिग्री है और ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये मान लिए कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसको अगर हम x मानेंगे तो इसको भी कितना मानेंगे, और ये दोनों का एंगल का सम कितना, एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम होता है 180, ये 90 हटा दो तो इन दोनों एंगल का सम होता है 90। तो ये x प्लस x हो गया मेरा 90, तो x वैल्यू मतलब 2x बराबर 90, तो x बराबर हो गया मेरा 45। तो इसका मतलब ये एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस हो तो अदर टू एंगल इक्वल होगा और ईच 45 डिग्री ही होगा, ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका 10। हाँ समझ गए, क्वेश्चन नंबर 10। In a triangle ABC, D and E are the point on the side AB and AC respectively, such that DE parallels to BC। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC, दिया हुआ है D एंड E, D जो है AB पर पॉइंट है और E जो है वो AC पर पॉइंट है। D एंड E पॉइंट ऑन द AD एंड AC सच दैट कि DE ये जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल है। सच दैट इतना, फिर दिया AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AE आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है BD दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और CE निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर कोई ट्रायंगल हो और किसी साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट, ये थेल्स थ्योरम है। मतलब अगर ये साइड के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ किया गया,
ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। दैट इज कि यहाँ पे चूंकि DE पैरेलल टू BC है, देयरफॉर AD बाई BD इक्वल्स टू होगा AE बाई CE, थेल्स थ्योरम से, बाई थेल्स थ्योरम। AD आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, BD हो गया 4.5 सेंटीमीटर, AE हो गया 2 सेंटीमीटर, CE निकालना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, CE को इधर ले आएंगे तो 3 सेंटीमीटर 3 CE आया ना इधर, बराबर हो गया 4.5 इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब कि CE बराबर हो गया 4.5 इंटू 2 कितना होता है 9, तो 9 और बाई 3 सेंटीमीटर कट गया, CE बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? 10 ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, इन अ फिगर इफ B1 B2 B3 A1 A2 A3 have been marked at equal distance in which the ratio C divide AB, बताना है कि C जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। देखो देखो यहाँ पे तो सिंपल सा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होगा। फिगर में थोड़ा सा फॉल्ट है, वो नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। नीचे में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर वाला का कितना हुआ डिस्टेंस 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 8:5 हुआ ना। तो इसका मतलब AC:BC, AC:BC का रेशियो कितना होगा 8:5। जो इन साइड का रेशियो वही उसका भी रेशियो होगा 8:5। क्लियर? इसमें ज़्यादा ये नहीं है, बस नीचे काउंट कर लेना, ऊपर काउंट कर लेना, जो रेशियो का वही। जैसे मान लो कि AC:BC हो जाएगा 8:5, वैसे अगर मान लो इधर से लेते हैं तो भी वो भी 8:5 ही होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखो करते हैं। sin A प्लस cos B इक्वल्स टू 1। sin A प्लस cos B कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे A का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ B, आपको B का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे लिखोगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 1। साइन 30 का वैल्यू 1/2 कॉस
फिर लिखेंगे कॉस बी 1 माइनस 1/, तो कॉस बी 1 माइनस 1/2 1/2 होता है। कॉस 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस बी कॉस 60 डिग्री। तो बी का वैल्यू हो गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इरेज कर दे इसको। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13, दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फाइंड करना है x प्लस वाई को। ठीक है, सिंपल सा तो है। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस वाई का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस 1। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। x प्लस वाई आपका वैल्यू आएगा 3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये अगर मान लीजिए कि आपका सर्कल है, यहां मान लीजिए कि ऐसे ये सेंटर है, दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और 42 सेंटीमीटर डायमीटर है। कितना? अगर डायमीटर 42 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? जस्ट हाफ। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस आपका ये हो गया 21 सेंटीमीटर। डी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस बराबर लिखेंगे d/2 मतलब 21। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाला, यहां से यहां, समझे? इसको कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको बताए होंगे, तो यहां पर होता है लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपका दिया हुआ 60 डिग्री, 360 2 पाई 22 बाई और आर और 21 यही ना है। काट दो 6 टाइम में, 3 बार में 7 7 21 22 7 या 21 7 बार में कटा ना,
7 से 7 कटा, 22 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 15 का। There are 12 solid spheres of a same radius are made by a melting a solid metallic cylinder of a base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को मेल्ट करके अगर कोई दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दोनों का वॉल्यूम रिमेन सेम। तो 16 स्फीयर 16 स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर का फॉर्मेशन किया गया। मतलब कि 16 स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम के, ठीक है, 12 स्फीयर है ना, तो 12 स्फीयर को अगर मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया तो 12 स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, 15 है ना, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहां पे लिखेंगे पहले 12। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई, कैपिटल मान लेते हैं r³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं पाई r²। पाई से पाई दोनों तरफ से, 3 से 1 कट गया, 4 4 जा r³। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ? डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर सिलेंडर का, तो रेडियस हो गया आपका 1 × 1। और हाइट कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब। तो रेडियस क्यूब है ना, पूरा कट गया, कितना बचा? 1। तो रेडियस बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ 1, मतलब 1 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फीयर का जो रेडियस था वो 1 सेंटीमीटर था। तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर 2 × 1 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। Find the probability of getting a doublet in a throw of pair of a dice. पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस को फेंकोगे तो टोटल आउटकम 36 होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके 36 आएगा। डबलेट का मतलब हुआ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल आउटकम हो गया 36। डबलेट उसमें कितना हुआ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हो गया? 6/36, 1/6। डबलेट का मतलब होता है दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम 36। टोटल आउटकम कैसे बनाओगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 ऐसे करके 6 1 तक बनाओगे। डबलेट उसमें कितना है? 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36, 1/6। इसी के और में क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। ब्लैक क्वीन, तो आप जानते हैं कि टोटल कार्ड 52 होता है
उसमें से 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। ब्लैक में फिर क्या होता है, स्पेड और क्लब होता है। एक क्लब में एक क्वीन, एक स्पेड में एक क्वीन, तो टोटल ब्लैक क्वीन 2 होता है। तो टोटल ब्लैक क्वीन कितना हुआ, टोटल कार्ड कितना हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन कितना हुआ 2/52, 1/26। क्लियर है? तो इसका आएगा 1/26। सेक्शन 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो रहने दो इतना।